बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान में आजकल सर्टिफिकेशन चल रही है। जी हाँ, सही सुना आपने, सर्टिफिकेशन। गद्दार कहा जा रहा है। सियासी जो जमातें हैं एक दूसरे को, कोई गद्दार कह रही है, कोई मुहिब्बे वतन कह रही है, और उसका जो बेंचमार्क उन्होंने सेट किया है वो अजीबो गरीब सा है। क्या पाकिस्तान की जो तर्ज सियासत है वो वापस हम 80 की दिहाई में जाते देख रहे हैं या नहीं देख रहे? इसके साथ साथ सियासी जमातें जो हैं वो एक बयानिए की जंग इस वक्त लड़ रही हैं। बयानिए की जंग, हर जो सियासी जमात है वो कहती है कि जो उनका मौक़िफ़ है, जो उनका बयानिया है, वो ही पाकिस्तान का बयानिया है, और जो भी ऑपोजिशन की पार्टीज़ हैं उनका जो बयानिया है वो पाकिस्तान का बयानिया नहीं है। इसलिए गद्दारी के जो सर्टिफिकेशंस हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में सरेआम बिक रही हैं। इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ गैलप सर्वे एक आया है जिसमें कहा जा रहा है कि 47% लोग एग्री करते हैं कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसने पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह कर दिया है। 41% इससे डिसएग्री कर रहे हैं और 12% ने इस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन आज एक सबसे अच्छी चीज़ हुई, मुझे नहीं पता इसका सियासत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, लेकिन आज सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि हम लोग बड़ा सुनते थे कि फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं, दरारें पड़ रही हैं और ये पॉलिटिक्स हो रही है हर वक्त। लेकिन नून लीग का बागी अरकान सूबाई असम्बली को कबूल करने से इनकार हो गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, नून लीग का जो बागी अरकान सूबाई असम्बली हैं उनको कबूल करने से उन्होंने इनकार कर दिया है। आपको याद होगा वज़ीर आला पंजाब से कुछ रोज़ कबल कुछ सूबाई असम्बली के अरकान ने मुलाकात की थी, जिसके बाद एक ये बिल्कुल हर फोरम पे कहा जा रहा था कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया गया है। लेकिन जो कोई वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मिलेगा और जो कोई नवाज शरीफ के बयानिए से इख्तलाफ करेगा वो मुस्लिम लीग नून में काबिल कबूल नहीं होगा। नून लीग के जो बागी रुकन फैसल नियाजी ने रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया है और नून लीगी अरकान ने बागी रुकन मौलाना गियासुद्दीन को ईवान पर बैठने से मना कर दिया। एक बहुत बड़ी आज सूबाई असम्बली के अंदर हुई और लीगी अरकान असम्बली के गुस्से को देख के मौलाना गियासुद्दीन ईवान से बाहर चले गए। एक बड़ा अच्छा, मैं हमेशा कहता हूँ कि अबव पॉलिटिक्स हमें सोचना चाहिए। ये जो लोटा क्रेसी चल रही थी, मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक्स का नाम लिया जाता है इसको कहीं ना कहीं ख़त्म, और ये पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है और ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। सियासत होती रहेगी, प्लस नंबर्स माइनस नंबर की गेम भी चलती रहेगी, लेकिन कोई बेंचमार्क ज़रूर सेट होना चाहिए। इस तमाम तर सूरत हाल पे बात करने के लिए ज्वाइन किया सेनेटर ससी पलीजो ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ज़ारा फातमी रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और आफ्ताब जहांगीर वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाज़रीन, इन तीनों से बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मेरे साथ हैं सेनेटर ससी पलीजो, ज़ारा फातमी साहबा और आफ्ताब जहांगीर साहब। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। ज़ारा जी, आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। नून लीग का बागी अरकान असम्बली को कबूल करने से इनकार, जो लोग वज़ीर आला पंजाब को मुलाकात की है और जो कोई भी नवाज शरीफ के बयानिए के ख़िलाफ़ है उसको कबूल नहीं करेंगे। बड़ी आपने स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर दी है। अब वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक वाले थे और वो अब इन बेचारों का क्या होगा? अब आप डिसोन कर दिया उनको, आपने असम्बली में भी एंटर नहीं होने दिया, सूबाई असम्बली में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर। मेरे ख्याल में ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था कि आपने एक लीडर को चुना है और आपने हमारे नवाज शरीफ का जो नैरेटिव है कि वोट को इज्जत दो, हम उसको लेकर आगे चल रहे हैं। लेकिन अगर आप उसी से इनहराफ कर देंगे और उसी से आप ये कहेंगे कि हम आपको मानने से इनकार करते हैं, तो मुझे बताइए क्या होगा। आप देख रहे हैं जो कि इलेक्शन में हुआ है, जो कि सेनेट के इलेक्शन में हुआ और बाकी जो लॉज पास करने में हुआ है, ये इसी की वजह से हुआ है। अगर हमारे लोग लॉयल हो टू द पार्टी, हमें पार्टी को अपने आप को हमारे पार्टी ने जो हमसे एक, हमारे कायद ने जो हमसे एक चीज़ कही थी कि अब इस नैरेटिव पे चलना है, हम इस मुल्क को वापस जमहूरियत के ट्रैक पे लेके आना चाहते हैं। मुझे नहीं पता है कि हमारा मुल्क जो वाकई जमहूरियत है या नहीं है, जो कि मुझे नज़र आता है बिल्कुल नहीं है।
अगर नहीं है तो फिर उसको जमहूरियत का हम कैसे एक बताते हैं कि एक मुल्क में जमहूरियत कैसे आएगी। ठीक हो गया। हम उसके लिए फाइट कर रहे हैं और हम आखिरी दम तक उससे फाइट करते रहेंगे ठीक जब तक मुल्क में सही मानों में जमहूरियत नहीं आ जाएगी। ओके सस्सी, आपकी तरफ आता हूं। आज आपकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, बड़ी धुआंधार किस्म की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। सस्सी मुझे बताइएगा, आप लोग भी वोट लेकर आए हैं जो अपोजिशन में है, हुकूमती अरकान जो हैं वो भी वोट लेकर आए हैं। आप लोग जब आपस में बात ही नहीं करेंगे तो फिर जमहूरियत तो खतरे में पड़ेगी। इसको अब आगे कैसे लेकर चलेंगे आप लोग? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। बात करने का ज़बरदस्त फोरम जो है वो पार्लियामेंट है, उसमें जिसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है, अगर डिवीजन के उस हवाले से देखें, ट्रेजरी भी कुछ एक आध वोट से जो है वो अक्सरियत में है, फिर भी हमने उनकी वो अक्सरियत अब तक मानी। तो हम भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, ये आप ज़ाहिर बातें नहीं भूल सकते कोई भी। तो जो स्पेस हमारा बनता है रूल्स के मूजिब, जो हमारी वक्त है या लेजिस्लेशन के हवाले से, इवन पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हैं या बात करने की बात, तो उसमें हमें स्पेस नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल एक सफोकेटेड एक माहौल है वहाँ, जहाँ न चीज़ें वो एजेंडा पे आती हैं, न बोलने दिया जाता है, माइक्स बंद हैं। पहले तो सेशंस भी नहीं हो रहे थे स्टैंडिंग कमेटी में। एक गैर मरीज सी नज़रें हर वक्त पीछा करती हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे पाबंदी है, ठीक है, और जो कोई साफ़ी भी उसको उस तरह नहीं लिख सकता। तो हमारे पास ऑप्शन क्या रह जा सकता है? हम तो ज़ाहिर पता खुदा न खास्ता धावा तो नहीं बोलेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें जदोजहद में यकीन रखने वाले लोग हैं। तो स्ट्रीट्स जो है वही बचती हैं हमारी जदोजहद के मैदान के लिए। तो ज़ाहिरी बात है, एक इत्तेहाद बना है और ज़बरदस्त इत्तेहाद बना है, और उसको होस्ट किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस कॉन्फ्रेंस ने, यानी पीपल्स पार्टी ने उस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ ये इत्तेहाद बनाया गया। और इंशाल्लाह इसको हम ज़बरदस्त तरीके से लेकर जाएंगे। लोग बड़े ही वैसे बेजार हैं इस हुकूमत से, 2 सालों में उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, महंगाई हो। मुझे अपना कमेंट आप अपना, मैं जरा ये चीज आफ्ताब भाई की तरफ लेके जाता हूं। आफ्ताब भाई पहले मुझे बताएं, ससी पुलीजो कह रही हैं कि आप लोगों की जो हसरत थी ना वो हम लोगों ने पूरी कर दी आप लोग को हुकूमत देके। लेकिन आफ्ताब भाई मुझे बताएं कि हम लोग टॉक शोज करते हैं या मीडिया टॉक्स करते हैं, आप लोग बिल्कुल आपस में बात भी कर रहे होते हैं, एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट भी हो रहा होता है बिल्कुल, लेकिन क्या वजह है कि जब आप लोग असेंबली में जा रहे हैं वहां पर आप लोग आपस में बैठने के लिए भी एक दूसरे के साथ तैयार नहीं? तो फिर सियासत कैसे चलेगी, जमहूरियत कैसे चलेगी? कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम का मौका दिया। अच्छा, अभी मेरी बहन ने बात की थी कि वोट को इज्जत दो का जो नैरेटिव है वहां पर नवाज शरीफ का और मुस्लिम लीग नून का, तो जिन लोगों ने आपको वोट दिए, आप उनकी भी तो इज्जत का ख्याल करें ना। जब आपके उन लोगों ने जो एमपीएस मिले जाकर अपने वजीर आला से, तो वो अपने हलके के उन वोटर्स की नुमाइंदगी करते हुए गए कि जी हमारे इलाके के मसाइल हैं, हमारे इलाके की ये इश्यूज हैं, वो कौन हल करेगा? वो जाहिर बात है चीफ एग्जीक्यूटिव जो सूबे का है वही हल करेगा। सूबे की जो, तो अगर आप उनसे मिलने पर भी पाबंदी लगा देते हैं तो फिर आप किस वोट की बात करते हैं? आफ्ताब उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया है, मिलने की पाबंदी नहीं होगा। नवाज शरीफ यहाँ आएगा, असेंबली में बैठेगा, शहबाज शरीफ बैठेगा, तो वो तो सही है, लेकिन जो उसके बरक्स बैठेगा वो गलत है। अच्छा, दूसरा मुझे एक चीज़ बताएं, आप लोग आजकल बड़े गद्दारी के मुकदमात करा रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब पे भी कराया, प्रेसिडेंट एजे के, वज़ीर आज़म एजे के ऊपर भी कराया, ये अब वो एफआईआर के ऊपर आज मैंने सुना कि आईजी साहब पंजाब जो है उन्होंने एक जीआईटी भी बना दी, अब शायद वो विड्रॉ हो जाए, और उसके अंदर जो आपके कुछ नेक लोग भी थे उनके भी नाम अंदर शामिल हो गए कि जी इन लोगों के कहने पर शायद एफआईआर हुई, जबकि इसकी कोई हकीकत नहीं थी। आफ्ताब भाई क्या ज़रूरत है ऐसे बयानिए की या ऐसी एफआईआर्स की? जी अच्छा मंसूर भाई, मुझे एक बात बताएं कि आप पर पाबंदी है किसी चीज की? आप तो बड़े जबरदस्त वोकल आदमी हैं, बड़े जबरदस्त सवाल भी करते हैं और बड़े खुल के अपनी राय का इजहार भी करते हैं। इसी तरह बाकी सीनियर एंकर्स भी है। जब मैं उनसे पूछता हूँ भाई आप पर कोई पाबंदी है, तो कहते हैं हम पर तो कोई पाबंदी नहीं है। तो अभी मेरी बहन कह रही थी कि हज़ारे सहाफत पर भी पाबंदी है, फलानी चीज पर भी पाबंदी है, तो वो नहीं है। लेकिन जहां तक रह गया गद्दारी का मामला, जी देखें एक चीज है, मैं मंसूर भाई बड़ी ऑनेस्टली ये बात कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि आपका बैकग्राउंड भी है,
लेकिन आप मुझे बताएं कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर ने जब वहां पर बयान दिया इंग्लैंड के अंदर मीडिया से बात करते हुए, उस दिन 24 घंटे क्या मीडिया उस बयान को लेके नहीं चलता रहा, लेके पीता नहीं रहा? वहां पर बड़े बड़े एनालिस्ट को बिठाया गया, दफाई एनालिस्ट को भी बिठाया गया, सियासी एनालिस्ट को भी बिठाया गया। उन सब की क्या राय थी? उनकी ये राय थी कि एक और ज्यादा शख्स जिसने ओथ लिया हो कि जी मैंने अपने हल्फ से गद्दारी नहीं करनी, मैंने अपनी जिम्मेदारी से गद्दारी नहीं करनी, जब वो वहां खड़ा होकर ये ऐसी बातें करेगा तो क्या इसका मतलब ये किसको क्या लिया जाएगा? हाँ, ये जरूर है कि पहले भी हुआ है, 75 की दहाई में भी हुआ है, उसकी भी लिस्ट निकाल के देख लें कि उस वक्त किसने किस पर गद्दारी के मुकदमात बनाए थे, और उसके बाद एक काला कोट पहन के असेंबली के अंदर कौन गया था गद्दारी का मुकदमा करने के लिए। तो लेकिन ये होता है। अब ये इसकी अगर ये अदालतें समझेंगी कि जी ये FIR सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। ज़ारा जी ठीक हो गया। ये पता नहीं GIT से क्या निकलता है, हो सकता है कुछ ऐसी चीजें निकल आई जो हम और आपके लिए फिर एक मौजू बन जाए गुफ्तगू का। कहां से आ गई? अच्छा आफ्ताब भाई, मुझे जरा ज़ारा जी के पास जाने दीजिएगा। ज़ारा जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, और मैं काफ़ी दिनों से यही बात कर रहा हूं कि हमें 80 की दिहाई की सियासत में नहीं जाना चाहिए। ये जो FIR थी ये स्टेट की तरफ से हो सकती थी, किसी इंडिविजुअल की तरफ से नहीं हो सकती। उसके बाद ऑब्वियसली सियासत खेली गई, जो लोग शायद इन्वॉल्व नहीं भी थे क्योंकि उनके साथ कोई सेल्फीज थी तो उनको भी पोर्ट्रे किया गया। ज़ारा जी मुझे बताएं, अब सियासत आगे कैसे चलेगी? अगर इस तरह इस नहज पर आप लोग पहुंच गए हैं तो सियासत आगे तो नहीं चलने लगी, फिर तो बैक गियर लग जाएगा इस पे। मंसूर, मुझे इस गद्दार लफ्ज से ही सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं कि आखिर क्या वजह है कि हम लोग हर दुनिया के हर शख्स को, हर सियासी मुखालिफ को गद्दार कर देते हैं। देखिए ये जो एक गद्दार लफ्ज है ना, अगर आप हिस्ट्री पे जाए तो ये अंग्रेजों ने इसको अपने सियासी मुखालिफों के लिए ये चीज एक लॉ पास किया था कि उनको दबाने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए, उनको गद्दार कह करके उनकी आवाज को बंद कराने के लिए, उनको जेल में बंद करने के लिए क्या किया जाता है। अलमिया इस बात का है मंसूर कि हम आज तक उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप हमारी मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना, हुसैन शहीद सहरवर्दी और फजलुल हक जैसे लोगों को, मौलवी फजलुल हक जैसे लोगों को अगर आप गद्दार कहेंगे तो मुझे बताइए वफादार कौन है? ये तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, इन्होंने पाकिस्तान को बनाने में बनाया है हमारे लिए, हमको हमारे मुल्क को आजाद कराया। आज हम एक आजाद मुल्क में बैठकर अपने ही लीडर्स को, अपने ही लोगों को, अपने उन लोगों को जिन्होंने हमारे मुल्क को इंडिपेंडेंट करवाया है, हम उनको गद्दार कहते हैं। और कि सिर्फ एक ग्रुप, एक साथी पार्टी जब अपने लीडर की तकरीर सुनती है तो क्या वो सुनना गुनाह है? क्या उसके सुनने पे हम गद्दार बन जाते हैं? गद्दार लफ्ज एक बहुत ही सख्त लफ्ज है। गद्दार के मायने आप लोगों को पता है? क्या आपको पता है कि गद्दार किसको कहा जाता है? नहीं पता होगा, जब भी आप हर दूसरे और तीसरे को आप लोग गद्दार बना देते हैं। जरा आप जाके डिक्शनरी में देखें, आप उठाएं और लफ्ज गद्दार के ऊपर आप बात कीजिए। आप मुल्क में दुनिया के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मोदी ने कश्मीर पे कब्जा कर लिया, आपको उसकी फिक्र नहीं है, महंगाई बढ़ती चली जा। ज़ारा जी मैंने महंगाई के ऊपर आना है, मुझे जरा 1 मिनट दीजिएगा। मैंने महंगाई पे गैलप सर्वे में महंगाई के ऊपर आते हैं। सस्सी मुझे आपकी तरफ आने दीजिएगा। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप 3 मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस वक्त बयानिए की जंग हो रही है और हर एक अपने आप को मुहिब वतन कह रहा है और दूसरे को गद्दार कह रहा है। आप इसको कैसे देखती हैं? ये चीज आइंदा आने वाले अरसे में, कुछ दिनों में, ये तो बहुत बड़ा एक रिबटल आएगी पॉलिटिकल पूरे सिचुएशन के ऊपर। हम तो किसी को गद्दार नहीं कह रहे, जो कह रहे हैं उनको डूब मरना चाहिए। बाकी ये है कि इनको अपने मनपसंद फैसले चाहिए बाय हुक और क्रुक, और ये हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, चाहे आइन की पामाली भी हो। ये आप बताएं आइन के किस आर्टिकल पे पूरे उतर रहे हैं? यानी न सूबों को वो हुकूक दिए जा रहे हैं, न पार्लियामेंट में वो स्पेस दिया जा रहा है, न जो है बराबरी है, न सरासरी है। आइनी फोरम्स पे आप देखें कि सिर्फ उनकी मनपसंद लोगों की फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म पे बैठे हुए हैं, और हर दायरे को ये खुद कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन मार्क लेके आए। जैसे इंतकाम एहतसाब के इदारा है, यानी वहाँ सिर्फ
इंतकाम हो रहा है। इंतकाम की बदतरीन जो रविश अपनाई हुई है उन्होंने, और ये बता देते हैं कि अब इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, अब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये डर गए, ये खौफजदा हैं। ये खौफजदा हैं कि इनको जो मैंडेट मिला है उसका पोल न खुल जाए, क्योंकि हम जो लोग हैं इनकी तरह बार बार ये बावर नहीं कराते कि 22 साल की कोई जदोजहद है। हमारी 50-60 सालों से भी शायद ज़्यादा हो। मैं अपनी मिसाल दूं, हमें पार्टी में 30 साल हो गए हैं, तो हमेशा से उसमें मोबिलाइजेशन में ही है, उस जदोजहद में ही है। इसी तरह पार्टी की जो लीडरशिप है, उन्होंने तो अपने सर दिए हैं नजराने के तौर पर, कुर्बानियों के तौर पर, अपने आवाम के हुकूक के लिए और आइन की जो है तकद्दुस के लिए, उसको पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए और ह्यूमन राइट्स की बालादस्ती, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए। अब ये आते ही उन्होंने क्या किया है कि न वो उस चीज़ पर उतर रहे हैं कि जो इंसानी जो सांस भी इनका बस हो तो सांस लेने पर भी पाबंदी लगा दे। वैसे भी आर्टिकल 25 की तो हर रूह को उन्होंने कुचल दिया है। अब महंगाई की आपने जो बात की उस पर आप आएंगे बात, तो मैं भी करूंगी, लेकिन इस वक्त जो है गैस, तेल, पेट्रोलियम से लेकर मैं बिल्कुल ससी इसके ऊपर आता हूं जी। मुझे बस जरा एक ये लास्ट मुझे राउंड कर लेने दीजिएगा। आफ्ताब भाई मुझे एक चीज बताएं, ये सवाल मैं बड़े अरसे से पूछना चाह रहा था, आप आज आ गए तो आपसे पूछना चाहूंगा। एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब ये कहते हैं कि जी फौज हमारे साथ है, इसका क्या मतलब है? क्योंकि क्या जो अपोजिशन में लोग हैं क्या उनके साथ नहीं थी? जो पहले कल को हुकूमत में थे क्या उनके साथ नहीं थी? फौज तो हम सब की है। सो इसको टैग अलोंग करना आपको लगता है ये ठीक है? ये क्योंकि चाहते हुए ना चाहते हुए इट फील्स लाइक कि आप सियासत में ला रहे हैं फौज को। अच्छा मंसूर भाई, ये हम देखिए, फौज तो जो है ना, या ये सब हमारी हैं। बिल्कुल, चाहे और भी इदारे, फौज के अलावा भी इदारे जितने हैं ना, वो सारे हमारे हैं और हम उनके हैं। देखें, बात ये है कि जब लॉन्ग मार्च हुआ था लॉयर्स मूवमेंट के ऊपर, तो किसके कहने पर वो लॉन्ग मार्च जो है वो खत्म किया गया था, समझे ना? तो ये सारी चीजें फौज हर दौर में हर एक के साथ रही है, लेकिन जब फौज थोड़ी सी आगे पीछे हिलती है तो कहते हैं कि जी बयानिया चेंज हो जाता है। अब वो ये अभी देखें, ये हमारे खिलाफ निकल रहे हैं। असल में इनको निकलना चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ ने ये कहा है कि मेरा इमरान खान से मसला नहीं है, इमरान खान से मेरी शिकायत नहीं है, मेरी शिकायत तो उनको लाने वालों से है। मैं ये जो तहरीक चला रहा हूँ उनको लाने वालों के खिलाफ चला रहा हूँ। अब लाने वाले कौन है? अब इनसे पूछे तो सही, कम से कम उसका नाम तो ले लिया करें, कि बताएं तो सही कि वो लाने वाले कौन है, कि किसके खिलाफ। इमरान खान से तो आपको शिकायत नहीं है, समझे ना? तो फिर मैं ये कहता हूँ कि इसलिए आप खुद अपने आप को फौज को मुतनाज़ा करार करते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो फौज का सहारा ले लेते हैं। भाई इदारों को इदारा रहने दें, उनसे, वो हमारी बड़ी कीमती असास है, हमारे फौज है, हमारे अदलिया है, हमारी सिक्योरिटी इदारे हैं। हर इदारे को आप मजबूत करें, और जमहूरियत का हुस्न ये है कि हम अपने उस पर आए, और 2023 का इलेक्शन जब आएगा तो आवाम फैसला करेगी कि हमारी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर। तो जब इस तरह का हम रवैया रखेंगे तो इंशाल्लाह हर आदमी जो अपने अपने हदूद में रहेगा और काम करेगा। लेकिन हम जबरदस्ती उनको खींचते हैं, उनको बीच में लाते हैं, और फिर उनके बगैर। अभी मुझे ये बताएं कि क्या ये इलेक्शन जो हुआ मंसूर भाई, ये जो कहते हैं कि 2018 का इलेक्शन जो था वो सिलेक्टेड है, तो क्या ये इसी उस पर दोबारा इलेक्शन पे जाना चाहते हैं? तो फिर कैसे गारंटी होगी? मैं इस पे लेता हूं जवाब, मैं बिल्कुल इस पे। आफ्ताब भाई, लेकिन ससी ने आपके बारे में ये पूछे कि इन्होंने क्या कहा था 2013 के इलेक्शन में, ठीक है, उन्होंने कहा था ये आरओ के इलेक्शन है, तो उस वक्त मतलब ये तो इसी तरह चलता रहेगा क्या? ओके, मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, लेकिन अभी ससी ने बिल्कुल, आपने कहा कि सारे अदारे आपके हैं, तो ससी ने कहा वो नैब का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा इंतकाम का जो अदारा है ना वो भी आपका ही है। आप लोग उसमें भी इंतकाम ही करा रहे हैं। बनाया हुआ इन्हीं का, इन दोनों का मिला के लाया हुआ इदारा है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, ज़ारा जी आपकी तरफ में आता हूं, एक पहले छोटी सी ब्रेक ले लूं, उसके बाद ज़ारा जी आपके लिए छोड़े जा रहा हूं कि तारीख की अगर हम बात करें तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तारीख जो है वो बड़ी दर्दनाक है, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, और एक ही जो गेम प्लान है उसके ज़रिए आए। तो अब आने के बाद खेलना किस तरह है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर जवाब लेते हैं ज़ारा फातमी से एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी ज़ारा जी, मुझे बताइएगा, सियासी तौर पे कौम डिवाइडेड खड़ी है,
एक साबिक वज़ीर आज़म है जिनको करप्ट मफरूर इश्तिहारी कहा जा रहा है, एक वज़ीर आज़म इमरान खान है जिनकी परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, गवर्नर्स पे इशू है और ब्लेम गेम का सिलसिला जारी है। मुझे बताएं कौम किसका साथ दे, क्या समझे, क्या सही है, क्या गलत है, क्या कहेंगे इस पे? मंसूर, ये अवाम के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो किसको और कब लाना चाहते हैं। ये अवाम का अपना मैंडेट है। इसीलिए कहते हैं कि डेमोक्रेसी, देखिए फ्रीडम जो है ना, फ्रीडम ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये पार्लियामेंट का एक कानून है, हम सब का कानून है। ये पार्लियामेंट ने बनाया है। पार्लियामेंट जो है वो आपके 22 करोड़ अवाम की आवाज़ है और हम इसी पे कहते हैं कि हमें अपने मर्जी से पसंद करने दीजिए, चूज करने दीजिए कि हम किस लीडर को लाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि कोई मुल्क तरक्की करे तो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है और वो है डेमोक्रेसी। ठीक हो गया, ठीक। क्योंकि वहाँ पे अवाम की आवाज आती है, अवाम की आवाज को हम बुलंद करते हैं। डिक्टेटरशिप इज नॉट एट ऑल द आइडिया। ज़ारा जी ठीक हो गया, एक को करते हैं, अवाम जो है वो सारे को करते हैं। ओके अच्छा ससी, मुझे एक चीज़ बताइएगा, एक हुकूमत वक्त कहती है कि जो पीडीएम है इसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि मेन पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बाकी के जो अपोजिशन है ये जलगार करना चाह रहे हैं हुकूमत वक्त के ऊपर, लेकिन इनकी जलगार का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना हुकूमत रिज़ाइन देगी और ना ही इनके जो जिस चीज़ों के ऊपर ये निगोशिएट करना चाह रहे हैं जिसको ये एनआरओ कहते हैं वो भी नहीं देंगे। क्या करेंगे आप लोग फिर? मरसूर, अगर सच पूछे तो मैं यही कहूँगी कि यलगार तो उनके अपने ही गलत फैसले उन पर कर रहे हैं। अभी उनको कुछ दिखने में कुछ नहीं आता, हर चीज़ उसको एक यूटोपियन, एज इफ दे आर लिविंग इन ए यूटोपियन वर्ल्ड, और जहाँ हर चीज़ अच्छी अच्छी दूध की नदियाँ बहती हुई नज़र आती है। लेकिन ये हमें अवाम को कैसे ये पाबंद बना सकते कि हम भी वही चश्मा लगा के देखें? अगर किसी गरीब के घर रोटी नहीं होगी, अगर उसकी बची खुची जो नौकरी होगी वो भी छीन ली। स्टील मिल से 9000 लोगों को जो है उन्होंने बेदखल कर दिया, बेरोजगार कर दिया। इसी तरह के बहुत सारे और भी उन्होंने कहा नौकरियां देंगे, ये तो छीनने आए हैं। और इसी तरह ये जो यूटिलिटी बिल्स हैं इस हवाले से आप देख लें, इसी तरह जो है जीडीपी की तरफ से देख लें कि उनकी सिर्फ 2 सालों में ये 1.5 से भी नीचे, यानी ये कमाल कर दिया है इन्होंने। यानी दावे एक और बिल्कुल उलट, यानी और जो दवाइयों पे अभी आज भी बढ़ाई है कीमत, आपको पता है उन्होंने कहा है ताकि दवाइयां खत्म ना हो मार्केट से, दैट्स द रीजन बढ़ाई गई है। बल्कि आफ्ताब भाई मुझे एक चीज बताइए, गैलप सर्वे मैंने आपको भी भेजा था, 47% लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने इकोनॉमी तबाह कर दी है, 41% इससे डिसएग्री करते हैं और 12% जो है उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। सर ये तो बहुत बड़ा एक व्यू पॉइंट है जो आप लोगों के खिलाफ बनता अपेरेंटली इस गैलप रिपोर्ट में एज फार एज इट्स कंसर्न नजर आ रहा है। जी क्या कहेंगे इस पे? अच्छा मंसूर, अभी आपने खुद ही गैलप का जिक्र किया और आपने कहा 43% डिसएग्री इमरान खान से वो करते हैं, 47% एग्री करते हैं और 12%, तो 12% को किसने कहा था कि वो अपनी राय ना दे? वो भी दे देते ताकि कम से कम इनका बयानिया जरा बेहतर हो जाता। अगर वो ये कहे, इसका मतलब ये है कि वो समझते हैं कि 12% की बात करते हैं, क्योंकि 41 और 43 तो अपनी राय दे चुके, 12% ये समझते हैं कि इसकी वजूहात कुछ और हैं। तो मैं ये समझता हूँ। दूसरी बात ये कि अभी मेरी बहन ने कहा कि जी दवाइयाँ, देखें मैंने भी ये किसी से सवाल किया, मैं ग्राउंड का वर्कर हूँ, मैं आप मंसूर भाई जानते हैं मैं आवाम में रहता हूँ अपने हल्के के अंदर, और सबसे पसमानदा हल्का है मेरा कराची का। अच्छा, मैं उसमें जब लोगों से जाता हूँ उनकी परेशानियों को देखता हूँ तो मुझे कोई अच्छा नहीं लगता है। मुझे भी टेंशन होती है। मैं आज भी आपके प्रोग्राम के लिए अभी अपने हल्के से उठकर आया हूँ। देखिए मैं आपको बताऊं कि मैंने पूछा कि भाई ये दवाइयों की कीमत, उसने कहा जी दवाइयां नापैद हो चुकी थी और दवाई मिल नहीं रही थी, और लोगों ने क्या किया कि इंपोर्ट करना, क्योंकि उसकी कई वजूहात बता रहे थे। तो हमने कहा कि कम से कम जो है दवाई को इस कीमत पे ले आए कि लोग उस दवाई को कम से कम ले तो सकें। आफ्ताब भाई इसलिए आपने प्राइसेस बढ़ा दी उनकी। अच्छा, ये एक रीजन सही है या नहीं, इसके बहस में जाए बगैर मैं ये समझता हूँ कि ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो जो है लोगों के लिए इलाज मुआलजे की सहूलत को मुहैया करे। अच्छा, जो अभी हमारे तो 2 साल हुए ना, जिस पर आप भी मुस्कुराते हैं जब हम ये बात करते हैं और हमारे दोस्त साथी भी मुस्कुराते हैं, लेकिन खुदा के लिए
कम से कम पिछले जो जिनकी 30 साल से हुकूमत है, जो 1970 की दहाई से आए थे, उससे पहले वो वजीर रहे, सारे पैदावार किसकी है, जिनके खिलाफ ये आज निकलने की बातें कर रहे हैं, इनसे कहें कि कोई ऐसा निजाम बना दिया होता तो जिससे हम ये कहते हैं कि जी ये चीजें बेहतर थी और हमने आगे खराब कर दी। हम कोशिश कर रहे हैं। आफ्ताब भाई मुझे एक चीज बताइएगा, चीजें नहीं आई जी आफ्ताब भाई, मुझे सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, एक चीज बताइएगा। आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, जो इन्होंने किया वो ये लोग भुगत रहे हैं और भुगतते रहेंगे, ये बिल्कुल एक बात आपका वैलिड है, लेकिन जो बेसिक गवर्नेंस इशू हैं उनको तो एड्रेस किया जा सकता है। दवाइयों वाले हों या लॉ एंड ऑर्डर हो या वो जो इस तरह के मुल्जमान हैं जो ये रेप करते हैं एंड ऑल दैट, इनकी जुर्रत क्या है कि हमारे इन तमाम इदारों के होते हुए ये हरकतें हों? अगर ये हो रही हैं तो लैप्सेस हजूरे वाला बहुत मेजर हैं और वो गवर्नेंस इशू है, वो किसी और चीज की तरफ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस इशू है। आप इस पे मेरी रिक्वेस्ट पे ये मान लीजिएगा इस बात को। जी नहीं, मैं आपकी बात मान रहा हूं, कि यकीनन कहीं पर कमजोरियां जरूर होंगी, क्योंकि मुझे देखिए मंसूर भाई, मैंने अपना एक जवाब देना है, मैंने किसी उसका जवाब नहीं देना जैसे कि हमारे दोस्त देते हैं, दूसरों का जवाब, दूसरों का हिसाब किताब ये देते हैं, जबकि इन्होंने सिर्फ इस दुनिया की हद तक ही देना है, बाकी इसके बाद तो अपना अपना ही हिसाब है। ठीक है आफ्ताब भाई, मैं आगे चलता हूं। जरा जी मुझे एक चीज बताइएगा, ये जो सर्वे है इसमें 75% जो लोग हैं उनके लिए जो मेन पॉइंट इश्यूज के कंसर्न हैं वो है इकोनॉमिक सिचुएशन जो है मैसेस की वो डिटोरिएट हो रही है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इन्फ्लेशन हुई है, उसके बाद पॉवर्टी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गया जिसकी वजह से लोगों के रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, सबसे इंपॉर्टेंट जो एक चीज है जिसके ऊपर मैं रियली बात भी करना चाहूंगा, करप्शन अमंग टॉप 5 वरीज इन पंजाब एंड इन खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर एक बड़ा क्लेम रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि बहुत, और उसके बाद लोड शेडिंग का मैं जवाब लूंगा, सिंध के अंदर जो लोड शेडिंग है उसके ऊपर ये है वो सर्वे, इसको आप कैसे एनालाइज कर रही हैं? मंसूर, ये सर्वे देखकर मुझे तो ताज्जुब नहीं हुआ, सारी दुनिया को पता है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जो हाल चीनी का हुआ है, जो हाल आटे का हुआ है, जो अब मेडिसिन का हो रहा है। आपको पता है लोगों ने हॉस्पिटल में आना बंद कर दिया है, वजह आपको पता है? वजह उसकी ये है कि उनके पास दवाइयां खरीदने के पैसे नहीं है। 20 किलो आटे की बोरी अभी हम लेकर आए 1500 रुपए की। आपने तो वादा किया था लोगों को नौकरी देने का, 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर, वो नौकरी तो नहीं मिली, 1 करोड़ के बजाय 1.5 करोड़ नौकरियां आपने छीन ली है, 50 लाख घर देने के बजाय आपने लोगों को बर्बाद कर दिया, घर से निकाल दिया। आप सड़क पे जाइए तो हर दूसरे दिन आपको नजर आता है कि सीडीए की गाड़ी जो है वो बेचारे छोटे खोखे वाले जो है उनके झुग्गियों को गिराकर, उनकी रेडियो को उठाकर वो लेके चले जाते हैं। अब वो गरीब बेचारे किधर जाए? अगर आपने उनकी लाइवलीहुड को खत्म कर लिया है तो वो किधर जाए और किससे मांगे, किधर जाके मांगे? आपने तो वो भी छीन लिया उनसे। तो महंगाई जो है वो तो आसमान को पहुंच चुकी है और ब्लेम देते हैं आप हमको। आपको आए हुए 2 साल से ज्यादा हो चुका है, आप किस बात का ब्लेम देते हैं? हम जब थे तो हमारे पास ग्रोथ जो थी 5.8% थी, आपकी क्या है? माइनस। हमारे जमाने में तो हमें ये ताना दिया गया था कि आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं है, जबकि हमारी वो ग्रोथ थी। अब इकोनॉमी पे किसी को इतराज नहीं है। ओके, ठीक। क्या बताएं मंसूर, ये एक अलमिया है, एक अलमिया है पाकिस्तान का, और हम सबको इसके साथ मिलकर फाइट करना चाहिए। इसके लिए फाइट कर रहे हैं। ओके ससी, मैं आपकी तरफ आता हूं, मेरे पास टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया, मुझे जरा बताइएगा इसका गोइंग फॉरवर्ड लोगों का जो व्यू पॉइंट है, जो ट्रस्ट लेवल है, एक तो सियासत पे बहुत कम हो गया है, सियासी जो लोग हैं उसके ऊपर बहुत कम हो रहा है, और अब कहीं ना कहीं वो डिस्कशन दोबारा से शुरू हो गई है। अभी प्रोग्राम से पहले काफ़ी सारे जो अरकान असेंबली थे उनसे बात हो रही थी, वो खुद अब इस शशो पंच में है कि क्या होने जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे आप? थोड़ी आवाज बीच में सिग्नल की वजह से कट गई थी, यानी लोग पार्लियामेंटेरियन की बात कर रहे हैं। एक आम आदमी, पार्लियामेंटेरियंस खुद भी अब सोच रहे हैं कि अब होने क्या जा रहा है। जी हाँ, तो वो तो इस हुकूमत को दीवार पे लिखा हुआ है, पढ़ना चाहिए।
वो यही है कि अवाम उनसे बेजार हो चुकी है, दे जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ देम एज सून एज पॉसिबल, और ये कि प्रोटेस्ट का हक हम हक रखते हैं, ये हमारा आईनी हक है, पीसफुल रहेंगे। लेकिन अगर वो हमें पार्लियामेंट में आईनी हक से महरूम उन्होंने रखा 2 साल, तो हम बिल्कुल स्ट्रीट्स पर आएंगे और वहाँ हित्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि जितना भी हो सके पीसफुल रहें। लेकिन ये अगर छेड़छाड़ करेंगे तो अवाम है, अवाम जो है वो ज़रूर रिएक्ट करेगा। लेकिन ये लोग जो है 2 सालों में इन्होंने अपनी सहमति का तायुन ही नहीं किया। बिल्कुल ठीक तो है, अभी ठीक हो गया। पार्लियामेंटेरियन में ये सोच रहे हैं कि ये चीज आगे कैसे चलेगी। ससी भलीजो, थैंक यू वेरी मच। ज़ारा फातमी, थैंक यू वेरी मच जी। आफ्ताब जहांगीर, थैंक यू वेरी मच। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, जमहूरियत डिरेल नहीं होनी चाहिए। जितने भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इस पे आप लोग बैठें, आप लोग इश्यूज को रिजॉल्व करें। हुकूमत की जिम्मेदारी, अपोजिशन की जिम्मेदारी, अगर आप लोग नहीं करेंगे तो उसके बाद मत कोसिएगा इस वक्त को कि जब आपको सारा मीडिया और सारे वो लोग जो बाशऊर हैं वो कहते थे कि बैठें और डिस्कस करें और आप लोग नहीं करते थे। नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।